हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीषा सोनी। वेलकम टू बीइंग कॉमर्स 24। कैसे हैं आप सब? गुड। चलिए गाइस, मैं आज आपके लास्ट के 5 टॉपिक्स कंप्लीट करने वाली हूँ। दैट इज़ कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केटिंग एनवायरनमेंट, बिजनेस बाइंग बिहेवियर, एनालाइजिंग कंपटीटर्स एंड क्वालिटीज़ ऑफ मार्केटिंग मैनेजर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है मार्केटिंग एनवायरनमेंट। मार्केटिंग एनवायरनमेंट होता क्या है गाइस? किसी भी कंपनी को क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट दो तरह से इफेक्ट करता है। सबसे पहला होता है इंटरनल एनवायरनमेंट, सेकंड इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है, ठीक है, वहाँ पे वर्कर्स होंगे, एम्प्लॉयज़ होंगे, तो वो आ जाते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट पे। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मैं आपको आगे पढ़ाती हूँ। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या हो गया? जस्ट इमेजिन, जैसे मैं लास्ट टाइम मॉल गई थी फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे मुझे एक ड्रेस पसंद आई, तो लेकिन वहाँ वहीं के मुझे एक एम्प्लॉय ने बोला कि ये ड्रेस आप मत लीजिए, ये बहुत मतलब एक्सपेंसिव भी है और वो उसकी क्वालिटी नहीं है। तो वो क्या कर रहा है? वो इनडायरेक्टली या फिर देखा जाए तो डायरेक्टली उस प्रोडक्ट उस ब्रांड की डीमार्केटिंग कर रहा है, उसको हार्म पहुंचा रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसे एम्प्लॉयज़ बिल्कुल नहीं रखने हैं जो बिल्कुल आपकी मार्केटिंग ही ख़राब करें, आपके प्रोडक्ट्स के बारे में बुरा भला कहें। आपको टाइम टाइम पर अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको मोटिवेट करते रहना चाहिए, राइट? तो आपको एम्प्लॉयज़ बहुत देख समझ के रखने चाहिए। तो इंटरनल फैक्टर्स क्या हो जाते हैं? जो आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो आपके प्रोडक्शन मैनेजर होते हैं, जो आपके सेल्स मैनेजर होते हैं, जितने भी वर्कर्स होते हैं, लेबर्स होते हैं, दीज आर द इंटरनल फैक्टर्स। एंड द सेकेंड वन इज एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या आ जाते हैं? सबसे आता है पॉलिटिकल फैक्टर्स। पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए आपने ऐसी जगह अपना बिजनेस खोला है जहाँ पे आए दिन मान लीजिए पुलिस आती है या फिर कुछ ना कुछ दिक्कतें आती ही रहती हैं, तो आप क्या ऐसी जगह पे अपना बिजनेस कर पाओगे? मान लीजिए आपने एक स्कूल खोला, ठीक है, ऐसी जगह पे खोला जहाँ पे आए दिन पुलिस का कुछ ना कुछ होता ही रहता है, इंटरफेरेंस, तो क्या आप वहाँ पे वो स्कूल चलेगा नहीं। तो आपको पॉलिटिकल फैक्टर्स भी देख के चलने रहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर मतलब कि जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, राइट, और उसमें क्या है कि आपने BMW कार है, जैसे मान लीजिए जो BMW कार है, वो अगर कंपनी का जो ओनर है वो अगर कार वो किसी अर्बन रूरल एरिया में कर दे जहाँ पे बिल्कुल भी कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पे रोड सही नहीं है, तो क्या वो वहाँ पे चलेंगी? नहीं चलेंगी। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं कि आप जिस एरिया में जहाँ पे भी ये सब चीज़ें आप कर रहे हैं, अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, वहाँ पे क्या उस तरह क्या वो वहाँ पे आपके प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस है या नहीं। नेक्स्ट है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर क्या होता है? इसमें एक कल्चरल फैक्टर भी आ जाता है कि जैसे मान लीजिए एक जगह है, जैसे मान लीजिए कि एक मुस्लिम एरिया है या फिर एक हिंदू एरिया है, वहाँ पे आपने एक मुस्लिम एरिया है, वहाँ पे आपने हिंदू एरिया है, वहाँ पे आपने बुरखा, जो बुरखा होता है, वहाँ पे अगर आप उसकी एक शॉप डाल दें कि आप वहाँ पे बहुत सारे बुरखे मिलते हैं, तो क्या वो वहाँ पे सेल आउट होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वहाँ उसकी कोई डिमांड ही नहीं रहेगी। और वही चीज़ अगर आप मंदिर या फिर किसी आप मुस्लिम एरिया में कुछ ऐसी चीज़ रखते जो हिंदू माइथोलॉजी से क्या कहते हैं कनेक्टेड है, तो क्या वहाँ पे वो सेल होगी? नहीं होगी। तो सिंपल फैक्टर है कि आपका सोशल फैक्टर भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट डालता है आपकी मार्केटिंग में। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है कि अब जैसे मान लीजिए अब आज का ज़माना किसका है? स्मार्टफोन्स का, एंड्रॉयड फ़ोन्स का, आईफोन का। और अगर आप इस ज़माने में आप अगर छोटा फ़ोन ले आए जिसमें ना व्हाट्सएप चलता है ना फेसबुक चलता है, मतलब किसी तरह की कोई चीज़ उसमें नहीं है, तो क्या वो फ़ोन चलेगा? आज का ज़माना किसका है? टीवी का। टीवी का इन द सेंस कि कलरफुल टीवी का। अगर आप आज ब्लैक एंड वाइट टीवी लाएंगे तो क्या वो चलेगी? नहीं चलेगी। तो सबसे टेक्नोलॉजिकल में जो चीज़ ऑब्सोल्यूट हो चुकी है, जो चीज़ पुरानी हो चुकी है, उन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कि वो चीज़ मार्केट में ना आए, आपको अपने प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे, उसी 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 अकॉर्डिंग आपको बनाने पड़ेंगे। नेक्स्ट है लीगल फैक्टर। लीगल फैक्टर में क्या होता है कि जैसे जितने भी लीगल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अगर लीगल लॉ मतलब जैसे कि मान लीजिए आपने कोई जैसे कंज्यूमर से कनेक्टेड कोई लॉ है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ है, एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड अगर उनकी सिक्योरिटीज़ के लिए कोई लॉ है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड लॉ है, तो वो सब भी फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट इफ़ेक्ट करते हैं। लास्ट है एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट आपका क्या होगा? जैसे मान लीजिए आपने ऐसी जगह अपना बिजनेस कर लिया, जैसे मान लीजिए अब कनाडा है, कनाडा में बहुत सर्दी हो रही है,
अगर वहाँ पे आप जाके एसी बेचेंगे तो क्या वहाँ बिकेगी? बिल्कुल नहीं बिकेगी। तो आपको एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए। ओके, नेक्स्ट है आपका ये सारे फैक्टर्स मैंने आपको पढ़ाई दिए हैं। पॉलिटिकल्स क्या होते हैं, इकोनॉमिक क्या होती है, सोशल क्या होते हैं, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है? कंज्यूमर बिहेवियर मतलब है कंज्यूमर क्या होता है? जो अल्टीमेट कंज्यूम करता है। जैसे कि आप गए मार्केट, ठीक है, आप अपने लिए एक फ्रूटी लेके आए, ठीक है, अब आपने उसको अपने लिए ख़रीदा है, आपने उसको पिया है, तो आप क्या हो गए? अल्टीमेट कंज्यूमर हो गए। अगर आप उसको लेते और आप किसी और को दे देते तो आप क्या बनते? कस्टमर। तो कंज्यूमर हो गया। बिहेवियर आपको सबको पता ही है। एटीट्यूड, एटीट्यूड क्या है एक कंज्यूमर का उस प्रोडक्ट के लिए? दैट इज़ नोन एज कंज्यूमर बिहेवियर। अब इन कंज्यूमर बिहेवियर्स में मॉडल्स होते हैं, राइट। तो पहला मॉडल होता है इकोनॉमिक मॉडल, सोशियोलॉजिकल मॉडल, हॉवर्ड एंड शीट मॉडल, राइट। तो ये क्या होता है? पहला तो इकोनॉमिकल मॉडल। इकोनॉमिकल मॉडल क्या होता है? एक जो कंज्यूमर होता है, पहले वो अपनी पूरी इकोनॉमिक कंडीशन देख लेता है, पूरा कॉन्शियस होता है प्रोडक्ट के मामले में, फिर उसके बाद वो प्रोडक्ट देखता है कि क्या वो प्रोडक्ट सही है उसके लिए। आफ्टर ऑल दिस थिंग देन ही मेक अ डिसीजन नोन एज परचेज डिसीजन। ठीक है, पहले वो क्या वो प्रोडक्ट उसको सेटिस्फेक्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो इकोनॉमिक मॉडल क्या बेसिकली क्या होता है? जब कंज्यूमर अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को एनालाइज करता है, ठीक है, उसके बाद वो प्रोडक्ट के बारे में क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उसके बाद वो ये देखता है कि क्या वो प्रोडक्ट उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे पाएगा, उसके बाद वो क्या करता है? उसको परचेज करता है, राइट। परचेजिंग डिसीजन लेता है। नेक्स्ट आपका आता है सोशल मॉडल। सोशल मॉडल में क्या आता है कि एक आप हो चाहे मैं हूँ, एक सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे हम सबको अपना एक स्टेटस बना के रखना होता है, राइट। तो वो स्टेटस कौन इन्फ्लुएंस करता है? वो स्टेटस एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है। वो फैमिली हो सकती है, आपके पीयर्स हो सकते हैं, पीपल्स हो सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकते हैं। तो उस अकॉर्डिंग आप अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग भी जो कंज्यूमर होता है, जो इंडिविजुअल होता है, वो प्रोडक्ट परचेजिंग डिसीजन लेता है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका हावर्ड एंड शेट मॉडल। हावर्ड एंड शेट मॉडल का बेसिकली मीन्स ये होता है, ये एनालाइज करता है कंबाइंड इफेक्ट किसका, चाहे सोशल हो, चाहे साइकोलॉजिकल हो, चाहे मार्केटिंग फैक्टर्स, जितने भी ये फैक्टर्स हैं इनका जब कंबाइन एनालाइज करता है, एनालाइजेशन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? हावर्ड एंड शेट मॉडल बाइंग बिहेवियर में, राइट। कुछ और क्या कहते हैं होते हैं कुछ और क्लासिफिकेशन होते हैं बाइंग बिहेवियर में, लाइक कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, डिसोसिएंस रिड्यूसिंग बिहेवियर, वैरायटी सीकिंग बिहेवियर एंड हैबिचुअल। ये क्या होते हैं? पहला आता है आपका कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर में क्या होता है कि दिस टाइप ऑफ कंज्यूमर्स हैव इन्वॉल्वमेंट इन परचेजिंग अ ब्रांड विद हाई डिफरेंस अमंग गुड्स विद ब्रांड्स। अब जैसे मान लीजिए एक डायमंड रिंग है, राइट। डायमंड रिंग आप लेने जाएंगे तो आपको लगता है कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप एक तनिष्क से जाके डायमंड रिंग लेते हैं और एक लाला पुरुषोत्तम दास से लेते हैं, तो उनकी जो देंगे तो दोनों डायमंड ही, दोनों ही ऑथेंटिक होंगे, बट डिफरेंस क्या होगा? प्राइस का थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। तो इस टाइप के जो कंज्यूमर्स होते हैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि जो प्रोडक्ट है उसकी ब्रांडिंग वैल्यू क्या है। दिस टाइप कंज्यूमर्स हैव इन्वॉल्वमेंट इन परचेजिंग अ ब्रांड विद हाई डिफरेंस अमंग गुड्स विद ब्रांड्स, राइट। नेक्स्ट है डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। डिसोनेंस में क्या होता है? दिस टाइप ऑफ कंज्यूमर्स हैव लो डिफरेंस इन ब्रांडिंग प्रेफरेंस विद हाई इन्वॉल्वमेंट ऑफ परचेजिंग। उनके अंदर परचेजिंग पावर की जो कैपेसिटी तो कम होती है। इस टाइप के कंज्यूमर्स कैसे होते हैं? ये परचेजिंग पावर तो इनकी बहुत हाई होती है, बट जो ब्रांडिंग होती है, ठीक है, वो ब्रांडिंग में कम डिफरेंस कर पाते हैं, राइट। नेक्स्ट है वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। इसमें क्या होता है? दिस टाइप ऑफ कंज्यूमर्स आर स्विचिंग ब्रांड्स ऑफन बट दे हैव लो इन्वॉल्वमेंट। ये लोग अक्सर अपना क्या कहते हैं अपना ब्रांड चेंज कर देते हैं। इसका मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं गए, ठीक है, आप इस बार गए तो आपने मैगी खरीद ली, ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप गए तो आपने यिप्पी खरीद ली, ठीक
ठीक है, और नेक्स्ट टाइम गए तो आपने कोई और ब्रांड का नूडल्स खरीद लिया। तो आपका क्या ऐसे इस टाइप के कंज्यूमर्स क्या होते हैं, एक ब्रांड के लिए लॉयल नहीं होते हैं। ये जब जाते हैं इन्हें जो ब्रांड दिखता है वो उसे परचेज़ कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हैबिचुअल नहीं होते हैं परचेजिंग के लिए। नेक्स्ट है हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। हैबिचुअल क्या होता है, जब किसी चीज़ की हैबिट पड़ जाती है। द टाइप्स ऑफ कस्टमर्स आर रेगुलरली बाइंग गुड्स इन हैबिचुअल मैनर, सो दे हैव लेस इन्वॉल्वमेंट परचेजिंग एंड चेंजिंग ब्रांड्स। अगर कोई कस्टमर रेगुलर एक ही ब्रांड खरीद रहा है तो उसकी वो हैबिट हो जाती है, वो उस प्रोडक्ट के लिए लॉयल हो जाता है, राइट। इसे कहते हैं हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। नेक्स्ट है जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ कंज्यूमर्स। पहला क्या होता है, पर्सनल कंज्यूमर्स। पर्सनल कंज्यूमर्स कैसे होते हैं, पर्सनल कंज्यूमर्स वो होते हैं जो अपने लिए खुद के लिए प्रोडक्ट्स, मैंने आपको एक फ्रूटी का एग्जांपल दिया था, जब आप खुद के लिए आप फ्रूटी खरीद रहे हो तो उससे क्या कहेंगे, पर्सनल कंज्यूम। आप खुद के लिए उसे कंज्यूम कर रहे हो। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल कंज्यूमर। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि जब कोई कंपनी या कोई मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई प्रोडक्ट खरीदता है उसे क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कंज्यूमर्स। नेक्स्ट है इम्पल्स। इम्पल्स में क्या आता है, दिस टाइप ऑफ कंज्यूमर्स डू अनप्लान परचेजेस। लाइक मुझे मेरी एक आदत है, बहुत बहुत बेकार आदत है, कि मैं जब भी अगर कहीं जाऊंगी, चाहे वो मॉल हो चाहे स्ट्रीट हो कहीं पे भी हो, अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लग गई तो मैं उसे ले ही लेती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस टाइप के कंज्यूमर्स क्या होता है, इम्पल्स कंज्यूमर्स। दिस टाइप ऑफ कंज्यूमर डू अनप्लान परचेज। मेरे कोई प्लान नहीं होता, हो सकता है मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाऊँ, मुझे कोई चीज़ पसंद आ जाए, वो भले ना ले बट मैं ले लूँ। तो इस टाइप के कंज्यूमर्स को क्या बोलते हैं, इम्पल्स कंज्यूमर्स। परचेजिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट वाज नॉट अ प्रायोरिटी बट व्हेन द कंज्यूमर एनकाउंटर दैट प्रोडक्ट ही मेक द स्विफ्ट बाइंग डिसीजन इम्पल्स। मतलब जैसे ही आप गए, आपको कोई चीज़ पसंद आई, आपने ले लिया, आपने कोई प्लानिंग नहीं की थी कि आप लोगे या नहीं लोगे, राइट। तो इसे कहते हैं इम्पल्स कंज्यूमर। नेक्स्ट आता है नीड बेस्ड कंज्यूमर। नीड बेस्ड कौन होते हैं, जब उनको नीड की ज़रूरत होती है, मतलब जब उनको नीड होती है उस प्रोडक्ट की, तभी वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज करते हैं, वरना नहीं करते हैं। नेक्स्ट है डिस्काउंट ड्राइवन। वो तभी प्रोडक्ट कोई खरीदते हैं जब डिस्काउंट उनको मिलता है, जब वो हर एक प्रोडक्ट का, जैसे मैं भी हूँ, जैसे मान लीजिए मिंत्रा पे भी सेल आ रही है, ठीक है, तो बहुत से कंज्यूमर्स ऐसे होंगे जो सोचते होंगे जब इस पर डिस्काउंट, पर्टिकुलर डिस्काउंट मिल जाएगा तभी मैं प्रोडक्ट खरीदूंगा, अदरवाइज़ वो उन्हें एक्सपेंसिव पड़ता होगा या फिर अफोर्ड नहीं कर पाते होंगे। तो जब डिस्काउंट आता है तभी वो प्रोडक्ट खरीदते हैं। इस टाइप के कंज्यूमर्स को बोलते हैं डिस्काउंट ड्राइविंग कंज्यूमर। नेक्स्ट है हैबिचुअल। हैबिचुअल मैंने आपको पहले ही बताया, जिससे स्मोक है, उनको वो चीज़ चाहिए तो चाहिए, वो हैबिट के रूप में उसको लेते हैं, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट आता है कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। एक जो कंज्यूमर है वो उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जो डिसीजन लेता है वो किन किन प्रोसेस से गुजरता है। जैसे आप अपना ही एग्जांपल ले लीजिए। पहले मैं क्या करूँगी, मान लीजिए मुझे कोई प्रोडक्ट चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे एक टीवी खरीदनी है, ठीक है। तो प्रॉब्लम और नीड रिकग्निशन, प्रॉब्लम और नीड रिकग्निशन में क्या होगा कि पहले मुझे देखूंगी, जैसे मैं अपने घर पे रहती हूँ, मुझे टीवी देखनी है, मेरे पास टीवी नहीं है, तो पहले तो मैं अपनी प्रॉब्लम रिकग्नाइज करूँगी कि मुझे इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बिगिंस विद एन अनसेटिस्फाइड नीड और प्रॉब्लम। एवरी डे वी फेस मल्टीपल प्रॉब्लम्स विच इंडिविजुअल्स अनप्लान। फॉर एग्जाम्पल रन आउट ऑफ मिल्क, कुकिंग ऑयल, कार इंडिकेटिंग लो लेवल्स ऑफ फ्यूज। तो पहले हम अपनी नीड रिकग्नाइज करेंगे। बेसिक इसका बताने का यही मतलब है कि पहले अपनी नीड रिकग्नाइज करेंगे कि हमें किस प्रोडक्ट की ज़रूरत है। नेक्स्ट आता है इन्फॉर्मेशन सर्च। अब हम उसको क्या करेंगे, उसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे टीवी लेनी है, तो उसके बारे में पहले मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँगी कि क्या मार्केट में इस समय कौन सी टीवी अच्छी चल रही है, कौन से ब्रांड की टीवी अच्छी चल रही है, सोनी अच्छी है या फिर कोई अनदर ब्रांड, कौन सा ब्रांड अच्छा है। तो मैं उसके बारे में पहले पूरी रिसर्च करूँगी, उसके बाद ही मैं उसके ऊपर आगे कोई स्टेप लूँगी। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव। अब जैसे मान लीजिए टीवी में एक सोनी भी आती है और एक LG भी आती है, तो मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूँगी कि अच्छी कौन सी है, प्राइस के मामले में, क्वालिटी के मामले में, हर चीज़ के मामले में कौन सी चीज़ अच्छी है, राइट। और इसकी पोस्ट सर्विस कैसी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही अल्टरनेटिव इवैल्यूएशन, मतलब कि दूसरा प्रोडक्ट से हम जब उसका कंपैरिजन करेंगे उसके बाद उसका मतलब नया स्टेप लेंगे कि अब क्या करना है। उसके बाद है परचेज डिसीजन। अब जैसे मान लीजिए मुझे सोनी की टीवी पसंद आ गई कि हर मामले में ये सही है, तो मैंने क्या किया, फाइनली मैंने एक परचेज डिसीजन लिया। उसके बाद आता है पोस्ट परचेज यूज़,
एंड एवेल्यूशन। उसके बाद हम उसका यूज़ करते हैं और फिर एवेल्यूएट करते हैं कि क्या इन्होंने जो चीज़ बताई थी सोनी वालों ने कि हाँ मैंने कि मैम इस चीज़ में, ये इस प्रोडक्ट में ये चीज़ें हैं, हम आपको पोस्ट सर्विस भी अच्छी देंगे, तो क्या वो सब चीज़ें हैं। तो उसके बाद हम उस प्रोडक्ट के बारे में एवेल्यूएट करेंगे उसका यूज़ करने के बाद, राइट। तो ये हो गया आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, कंज्यूमर कैसे डिसाइड करता है उसे प्रोडक्ट खरीदना है, राइट। नेक्स्ट आपका आता है एनालाइजिंग कॉम्पिटिटर्स। एनालाइजिंग कॉम्पिटिटर्स क्या होता है, अब जैसे कंपनीज होती हैं, अब मान लीजिए आप ही हैं, आपने कोई कंपनी खोली, अब आप गए, ठीक है, आपने अब एक प्लेस देख ली कि आपको यहाँ पे बिजनेस खोलना है, तो आपको पहले उस प्लेस के बारे में, वहाँ के कंपटीशन के बारे में, वहाँ के एरिया के बारे में, वहाँ के कंज्यूमर्स के बारे में, सबके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, राइट। तो उसके लिए आपको पहले अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं, मान लीजिए आपने एक ऐसी चीज़ लाई मार्केट में जो ऑलरेडी वहाँ पे 100 जो मार्केटर्स हैं, 100 जो बिजनेसमैन हैं वो ऑलरेडी बेच रहे हैं, तो आपकी प्रोडक्ट्स की वहाँ पे जो सेल होने की जो वो है वो कम हो जाएगी, कि हाँ हो सकता है वहाँ पे वो कम सेल हो। बट अगर आप ऐसी जगह ले जाए जहाँ उसकी डिमांड ज़्यादा है बट उसकी जो सप्लाई है वो कम होती है, तो वहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स की ग्रोथ ज़्यादा होगी, राइट। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, आइडेंटिफाइंग द कॉम्पिटिटर्स। आपको सबसे पहले आइडेंटिफाइंग करना पड़ेगा कि आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है, राइट। इसके लिए पहले क्या है, द प्रोसेस ऑफ analyzing competitors begin with knowing who our competitors are, and company can easily identify its competitors। अब पहले हमको क्या कहते हैं, सबसे पहले हमें अपने कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करना पड़ेगा। अब जैसे कोको कोला है, तो कोको कोला के लिए कॉम्पिटिटर कौन है, पेप्सी कोला, राइट। हीरो होंडा के लिए बजाज ऑटो, सोनी के लिए फिलिप्स, एलजी, है ना। तो ये कॉम्पिटिटर्स। तो पहले तो हमको ये देख, अब जैसे मैं हूँ, अब जैसे कोको कोला के लिए फिलिप्स तो होगी नहीं कॉम्पिटिटर, कोको कोला का अलग एरिया है और फिलिप्स का अलग एरिया है। तो पहले हमको अपने कॉम्पिटिटर्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि इस मार्केट में हमारे कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं, राइट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उनका एरिया ऑफ ऑपरेशन देखना पड़ेगा, ठीक है। आइडेंटिफाइंग द कस्टमर्स नीड दे आर ट्राइंग टू सेटिस्फाई, क्या वो जो कस्टमर्स हैं वहाँ की, क्या उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है फाइंडिंग द टेरिटरीज इन विच दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट्स, कहाँ कहाँ वो अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। एस्टिमेटिंग देयर मार्केट शेयर, उनका मार्केट, उस पूरे मार्केट में उनका कितना शेयर है। असेसिंग देयर कैपेबिलिटीज, ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजीज, उनकी स्ट्रैटेजीज और ऑब्जेक्टिव्स को पता लगाना, राइट। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग कॉम्पिटिटर स्ट्रैटेजी, उनकी स्ट्रैटेजीज क्या है उस बिजनेस में, जो आपका प्रोडक्ट है उस बिजनेस में उन आपके कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रैटेजी क्या है। पहला क्या है, आफ्टर exactly recognizing who are our competitors, the next step is to get insight into competitor strategies. A firm needs to identify the strategic group, a group of firms that follows the same strategy in a given target market. तो पहला क्या होता है, कॉम्पिटिटर्स का मेन बिजनेस क्या है, उनकी स्ट्रैटेजीज पता करने के लिए हमको पहले उनका मेन बिजनेस क्या है। ऐसा तो नहीं है कि पेप्सी, मान लीजिए जैसे पेप्सी कोला है, उसने अपना एक नॉर्मली पेप्सी कोला एक अल्टरनेटिव बिजनेस रखा है, उसका मेन बिजनेस जो है वो टीवी बनाने का है, तो उनका मेन बिजनेस हमको पता करना पड़ेगा। नेक्स्ट है मार्केटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ कॉम्पिटिटर्स, उनकी एक्टिविटीज़ पे ध्यान देते रहना पड़ेगा। टेक्नोलॉजिकल, वो कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसा है, उनकी सेल्स फोर्स कैसी है, उनके जो पब्लिसिटी के लिए जो वो पब्लिक रिलेशंस हैं वो सब कैसे हैं। तो टोटल में कहा जाए तो जो कॉम्पिटिटर है आपका, उसकी स्ट्रैटेजीज क्या है वो सब आपको आइडेंटिफाई करनी होंगी, राइट। नेक्स्ट आपका आता है डिटरमाइनिंग कॉम्पिटिटर्स ऑब्जेक्टिव। अब किसी भी कॉम्पिटिटर्स के, चाहे वो कॉम्पिटिटर हो चाहे आप हो, सबका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट, करेंट और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। नेक्स्ट आता है कि आपके कस्टमर सेटिस्फाई होने चाहिए, मार्केट शेयर आपका इंक्रीज होता रहे डे बाय डे, कैश फ्लो आपकी मैक्सिमाइज हो, तो ये सब चीज़ें, आपकी टेक्नोलॉजिकल जो लीडरशिप है वो स्ट्रॉन्ग हो, राइट। तो ये सारे होते हैं ऑब्जेक्टिव्स, इसको भी आइडेंटिफाई करना पड़ता है। एंड द नेक्स्ट इज असेसिंग कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। तो उसमें क्या आता है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, कॉम्पिटिटर की स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेस क्या है। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपको अपने कॉम्पिटिटर्स के स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता चल जाए, तो आप उस मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को और ज़्यादा अच्छी तरीके से सेल कर सकते हैं। कैसे, इफेक्टिवनेस ऑफ कॉम्पिटिटर स्ट्रैटेजी इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव डिपेंड्स ऑन रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज टू असेस कॉम्पिटिटर्स strength and weakness. A firm must gather data on
की क्राइटेरिया, क्या क्या क्राइटेरिया होती हैं वो सब चीज़ें देख के। तो कॉम्पिटिटर्स की सेल्स कितनी है, कस्टमर के बारे में वो कितना अवेयर है, वो जो कॉम्पिटिटर है वो कस्टमर के बारे में कितना अवेयर है, उसकी लॉयल्टी कितनी है कस्टमर। ऐसा तो नहीं है कि वो प्रोडक्ट्स हाई प्राइस पे बेच के क्वालिटी क्या कहते हैं लो प्रोवाइड कर रहा है। अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये बेनिफिट वाला पॉइंट है, क्योंकि फिर आप कम कॉस्ट में अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करा के उन कस्टमर को अपनी तरफ बेंड कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे प्रोवाइड करा रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसा है, फ्यूचर प्लान क्या है उसका, और उसकी यूटिलाइजेशन क्या है, ये सब चीज़ें, राइट। नेक्स्ट है आपका एस्टिमेटिंग कॉम्पिटिटर्स रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर किसी मार्केट में एंटर कर रहे हो, आप कोई कंपनी अगर किसी मार्केट में एंटर कर रही है तो उसमें जो कॉम्पिटिटर्स हैं आपके, उनका रिएक्शन कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपके चार जो रिएक्शंस होते हैं कॉम्पिटिटर, चार टाइप के कॉम्पिटिटर आते हैं। पहला आता है द लेड बैक कॉम्पिटिटर। तो द लेड बैक कॉम्पिटिटर वो होता है जो मतलब बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करता है। वो इसलिए नहीं रिएक्ट करता है, उसे लगता है कि नहीं उसके कस्टमर लॉयल है, वो जल्दी ही किसी और के पास नहीं जाएंगे। नेक्स्ट है सिलेक्टिव कॉम्पिटिटर। सिलेक्टिव कॉम्पिटिटर क्या है, वो तभी रिएक्ट करता है जब कोई चीज़ कभी कभी, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई प्रोडक्ट है, आप नई नई कंपनी आप आए हो मार्केट में, तो आपने कोई प्रोडक्ट उससे एक चीप प्राइस में, जैसे कि उस प्रोडक्ट की प्राइस 50 है, आपने उसकी प्राइस 48 रख दी, तो इस पे वो रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर आप प्रमोशन कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट ज़्यादा कर रहे हो, उस पर रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन जब आप प्राइस कट करोगे तो उस पर हो सकता है वो रिएक्ट करे। नेक्स्ट है द टाइगर कॉम्पिटिटर। मतलब वो होता है कि वो अगर आपने ज़रा सी भी कोई मार्केटिंग अगर नहीं आई, कोई नया कोई कंपनी आई, तो उस पर वो तुरंत रिएक्ट करेगा। उसमें क्या लिखा है, कॉम्पिटिटर दैट रिएक्ट लाइक अ टाइगर, तुरंत उस पर हमला करेगा। उसके लिए वो क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बढ़ा देगा, हो सकता है कॉस्ट डिक्रीज करा दे, तो वो शांत नहीं बैठता है, राइट। नेक्स्ट इज द स्टॉकेस्टिक अनप्रेडिक्टेबल। उसका कोई वो नहीं होता है कि वो रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है कि वो स्पेशल रिएक्शन ओकेजन में रिएक्ट करता हो, जब कोई स्पेसिफिक कंडीशंस आती हों तभी रिएक्ट करता हो। तो इस टाइप के क्या होते हैं, कॉम्पिटिटर होते हैं जिनके लिए एक नई कंपनी को हमेशा रेडी रहना चाहिए, राइट। नेक्स्ट है आपका सिलेक्टिव कॉम्पिटिटर्स टू अटैक एंड अवॉइड। अब सिंपल ये चीज़ है, आपको अपना कॉम्पिटिटर सेलेक्ट करना है, आपको उसको अटैक करना है एक नई कंपनी के लिए, इसको अवॉइड करना है, इस पर ध्यान देना है, बाकी कुछ नहीं है। नाउ द मैनेजर्स फाइंड इज ईजी टू डिज़ाइन कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजीज। दे कैन जस्ट टू होम दे कैन इफेक्टिवली कम्पीट विद इन द मार्केट। किसको वो कम्पीट कर सकते हैं और किसको उनको इग्नोर करना है, राइट। कस्टमर की वैल्यू जो होती है वो 5 स्टेप्स में आती है। पहला, आइडेंटिफाइंग मेजर प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, असाइनिंग वेट टू एट्रीब्यूट्स, इवेल्युएटिंग कंपनीज परफॉर्मेंस फॉर ईच ऑफ द एट्रीब्यूट्स। पहला है आइडेंटिफाइंग मेजर प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, कि जो प्रोडक्ट है उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, राइट। अब असाइनिंग वेट टू एट्रीब्यूट्स, उनकी जो क्वालिटीज़ है उनका वेट कितना है। वेट इन द सेंस कि जो क्वालिटी है क्या वो परफेक्ट है उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। ऐसा तो नहीं है किसी प्रोडक्ट में क्वालिटी ज़्यादा चाहिए हो बट उसमें क्वालिटीज़ कम दे रहे हो आप, राइट। नेक्स्ट है इवेल्युएटिंग कंपनी, पूरी कंपनी का क्या कहते हैं परफॉर्मेंस कैसा है उसे इवेल्युएट करना। एंड फोर्थ इज कंपेयरिंग कंपनीज परफॉर्मेंस, मतलब हर एक जो कंपनी है उसकी परफॉर्मेंस को उसके एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग कंपेयर करना, कि वो जो प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रही है क्या उसकी परफॉर्मेंस उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं। आपका लास्ट आता है क्वालिटीज़ ऑफ मार्केटिंग मैनेजर। ये क्या होता है कि कोई कंपनी है वो एक मैनेजर अपॉइंट करती है उसके डे टू डे डिसीजंस लेने के लिए, बिजनेस एक तरह से को रन करने के लिए। तो उसमें कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। वो क्या क्या होनी चाहिए, पहला है फॉलो इंटरनेशनल मार्केटिंग ट्रेंड्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसे एक कुएं का मेंढक बन के नहीं रहना चाहिए। उसे अपने इंटरनेशनल पूरे में पता होना चाहिए कि क्या कहाँ चल रहा है, क्या क्या नया नया ट्रेंड फॉलो हो रहा है। अगर वो यही सोचे कि हाँ आज ब्लैक एंड वाइट का ज़माना है तो ब्लैक एंड वाइट टीवी ही चलाएंगे, तो इससे कुछ नहीं होगा, उसे बस लॉस होगा। तो उसे इंटरनेशनली क्या चल रहा है उसकी पूरी नॉलेज
होनी चाहिए और रखनी भी चाहिए। नेक्स्ट है बी ऑब्सेस विद एनालिटिक्स एंड आरओआई। इसका मतलब ये होता है कि उसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो देखना ही चाहिए कि हाँ मुझे इतना पर्टिकुलर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलना है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसके चलते वो अपने प्रोडक्ट्स को हाई प्राइस पे बेचे या लो प्राइस पे बेचे। इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ समथिंग कैन नॉट बी मेजर इट इज़ बेस्ट नॉट टू डू इट एट ऑल। इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस और नॉलेज दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन annual brand survey is not good enough. ठीक है, as everyone knows the research results can be easily manipulated. You also need benchmarks to improve though. So just because you need to be able to show return on investment, it does not mean you should not try new things. ऐसा नहीं है कि आपको बस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक स्पेसिफिक दिखाना ही इतना है उसके लिए आप नई चीज़ें नहीं ट्राई करो। आपको नई चीज़ें अपने बिजनेस में हमेशा ट्राई करती रहनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट है डू नॉट ब्रीफ एन एजेंसी फॉर एवरीथिंग। मतलब कभी भी किसी एजेंसी पे पूरा आपको डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। एक मार्केटिंग मैनेजर को उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए और उसी अकॉर्डिंग उसको चलाना चाहिए। एजेंसीज़ का क्या है, उनके लिए आप एक क्लाइंट हो। अब आपने किसी एजेंसी गया, आपने कहा आपको इस प्रोडक्ट को सेल कराना है, तो आपको टोटल उस पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। आपको अपने तरीके से भी उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट है प्रेजेंट टू कस्टमर्स एंड प्रोस्पेक्टर्स इंस्टेड ऑफ सिटिंग इन योर ऑफिस। मतलब ये है कि आपको सिर्फ अपने ऑफिस में बैठ के एक प्रेजेंटेशन नहीं तैयार करनी है, आपको कभी कभी बाहर भी जाना पड़ेगा। अपने प्रोडक्ट्स के बारे में मार्केटिंग खुद से करनी पड़ेगी कि आपके प्रोडक्ट्स के बारे में क्या सोचती है कंपनी, राइट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्ट होता है। नेक्स्ट है रीड मार्केटिंग न्यूज़ एंड थॉट। जो मैनेजर होता है उसे डे टू डे अपनी जितने भी मैगजीन्स होती हैं, न्यूज़ होती हैं, सब पढ़ते रहना चाहिए कि उसके प्रोडक्ट के बारे में क्या क्या डे टू डे थिंग्स चल रही हैं, सब उसको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट है वर्क टूवर्ड्स अ रेवेन्यू टारगेट। उसे एक टारगेट अपना फिक्स करना चाहिए कि इतना रेवेन्यू उसे इस साल के एंड तक चाहिए ही चाहिए, और उसके लिए उसे बहुत सारा वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है एनकरेज पीपल टू क्रिटिसाइज योर वर्क। अगर आपके प्रोडक्ट को कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है आप उसको नेगेटिव पॉइंट में लो, आप उसको पॉजिटिव भी ले सकते हो। क्योंकि अगर आप कोई प्रोडक्ट आपका, मान लीजिए किसी पर्सन को आपके प्रोडक्ट नहीं पसंद आया और आप अगर वो आपको उसके बारे में बताता है तो ये दिस इज़ अ गुड थिंग। इससे आप उसको इम्प्रूव कर सकोगे ताकि आपकी मार्केट में जो वैल्यू है, गुडविल है, और बढ़े, राइट। लास्ट है एम टू अचीव ऑन रेवेन्यू जनरेशन गोल अ डे। आपको डेली ही कोई ना कोई गोल अपना पूरा करना चाहिए। एवरी डे यू नीड टू बी एबल टू ईजिली आइडेंटिफाई वन थिंग, यू डिड दैट डायरेक्टली एंड टेंजिबली टच कस्टमर्स और प्रोस्पेक्ट्स रिजल्टिंग रेवेन्यू बीइंग जनरेटेड फॉर द कंपनी। रेवेन्यू जनरेट करना कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डे टू डे वर्क के लिए। सिंपल वे में आपको ये है कि आपका बेसिक एम होता है रेवेन्यू, तो आपको डे टू डे टारगेट बनाने चाहिए कि हाँ एक मैनेजर को कि ये मेरा टारगेट है, आज मुझे ये चीज़ अचीव करनी ही करनी है। तो दीज आर द क्वालिटीज़ ऑफ मार्केटिंग मैनेजर, राइट। तो फ्रेंड्स आज मैंने आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट का यूनिट 4 पूरा कंप्लीट करा दिया है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आप लोगों को अगर इसमें कोई कमी दिख रही हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप हमको ज़रूर बताएं, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप शेयर करिए, ओके। थैंक यू।